नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नगर पालिका चुनाव की हुई घोषणा, जिले के भीतर 2 चरणों में होंगे चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला पंचायत प्रत्याशी में नहीं दिख रहा रुझान, तीसरे दिन भी नहीं आया कोई फॉर्म। बहुचर्चित डाली दमाई हत्याकांड के बाद डाली दमाई समर्थक बब्बर सेना ने थामा कांग्रेस का हाथ। शहर के गोंदिया रोड में अनियंत्रित ट्रक ने डिवाइडर को मारी टक्कर, टला बड़ा हादसा। बारिश की शुरुआत होते ही हनुमान चौक के व्यापारियों को सताने लगी जल भराव की चिंता। नाम निर्देशन फॉर्म जमा करने से पहले बिजली केंद्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रत्याशियों की लगी भीड़। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होते ही अब प्रशासन एक्शन में आ गया है, जिसने आदर्श आचार संहिता लगते ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में लगे हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स इत्यादि हटाने का काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान नजर रखने के लिए बनाई गई फ्लाइंग स्क्वाड ने भी बुधवार को चुनाव की घोषणा के साथ ही अपने आप को सक्रिय कर लिया है। फ्लाइंग स्क्वाड ने शहर में जाकर देखा कि पिछले दिनों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने बड़े नेताओं के आने पर स्वागत में बहुत सारी जगहों पर होर्डिंग्स, बैनर और दीवारों पर पोस्टर चिपका रखे थे। अब आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद यहां चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन के दायरे में आता है। ऐसे में फ्लाइंग स्क्वाड ने शहर के अंदर और बाहर लगे होर्डिंग्स, फ्लैक्स, बोर्डों और पोस्टर को तुरंत प्रभाव से हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रशासन ने नगर पालिका की टीम को सभी शासकीय व निजी बैनर पोस्टर हटाने के आदेश दिए, जिस पर अमल करते हुए नगर पालिका बालाघाट का अमला बुधवार की शाम को नगर में निकला और नगर के विभिन्न चौक चौराहों एवं नगर के अन्य स्थानों पर लगे बैनर पोस्टर निकालने की कार्रवाई की गई। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सभी जिलों में सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं, ताकि गरीब लोगों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधा उपलब्ध हो सके। सीएम राइज स्कूल में 1 जून से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बुधवार को पहले दिन ही 600 से अधिक प्रवेश फॉर्म वितरित कर दिए गए हैं। सीएम राइज स्कूलों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने लोगों में भारी उत्सुकता है। सुबह से ही स्कूलों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान लोगों ने कतार में लगकर प्रवेश फॉर्म लिए। आपको बताएं कि वर्तमान में सीएम राइज स्कूल का भवन नहीं है, इसके लिए सीमित संख्या में बच्चों को रानी दुर्गावती स्कूल में एडमिशन दिए जा रहे हैं। नर्सरी से लेकर कक्षा 1 तक एडमिशन के लिए प्रवेश फॉर्म वितरित किया गया। साथ ही कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं के लिए हिंदी, इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रवेश के लिए एडमिशन फॉर्म वितरित किए गए। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जय हिंद टॉकीज मैदान के सामने स्थित स्कूल में सीएम राइज स्कूल की कक्षाएं संचालित होना है, जहां इस वर्ष हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें खास बात यही देखी जा रही कि सीएम राइज स्कूल में सारी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर उपलब्ध रहेगी। इसलिए जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों के द्वारा उन बच्चों के लिए प्रवेश फॉर्म ले जाया गया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 कार्यक्रम के अनुसार जिले में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए 30 मई 2022 को अधिसूचना जारी कर दी गई। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के तीसरे दिन 1 जून को जिला पंचायत सदस्य के लिए किसी भी सदस्य ने अपना फॉर्म जमा नहीं किया है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 1 जून को 35 लोगों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र ले जाए गए हैं। इस प्रकार जिला पंचायत सदस्य का फॉर्म भरने के लिए अब तक कुल 54 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र ले गए। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 जून 2022 तक प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक रखी गई। शहर के वार्ड नंबर 3 निवासी नागरिकों ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आवासीय पट्टे दिए जाने की उन्होंने मांग की। वार्डवासियों ने बताया कि वे पिछले 30 वर्षों से आए शासकीय भूमि पर झोपड़े बनाकर निवास कर रहे हैं। कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी शासन के द्वारा उन्हें आवासीय पट्टे जारी नहीं किए, जहां पट्टे न मिलने के चलते उन्हें प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जल्द आवासीय पट्टे दिए जाने की मांग की। वहीं मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। जबलपुर रेलवे लाइन पर स्थित समनापुर रेलवे फाटक के पास एक युवक चलती ट्रेन से नीचे गिर गया, जिसका बायां पैर ट्रेन के पहिए के चपेट में आने से कट गया। घायल बालक दिलीप पिता दुल्हनलाल पारदी 17 वर्ष ग्राम खैरगांव
थाना चांगोटोला निवासी है। यह घटना 1 जून की शाम 7:30 पर उस समय हुई जब पैसेंजर ट्रेन नैनपुर से बालाघाट आ रही थी। घायल इस युवक को जिला अस्पताल बालाघाट से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून की शाम को दिलीप अपने बुआ के लड़के के लिए टिफिन लेकर नैनपुर से गोंदिया जाने वाली ट्रेन में नगरवाड़ा रेलवे स्टेशन से बैठकर बालाघाट आने के लिए निकला था। 7:30 बजे यह पैसेंजर ट्रेन समनापुर रेलवे स्टेशन से जैसे ही बालाघाट के लिए आगे बढ़ी, तभी समनापुर स्टेशन के आगे रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक दिलीप चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और उसका दायां पैर ट्रेन के पहिए में आ गया और पिंडली के नीचे से वह कटकर अलग हो गया। ट्रेन आगे निकल चुकी थी। रेलवे पटरी के पास घायल हालत में पड़े दिलीप को गांव वालों ने उठाकर बाहर लाए। दिलीप ने घायल हालत में ही अपने मोबाइल से इस घटना की सूचना अपने परिजनों को दी, जो तुरंत ही मौके पर पहुंचे। घायल दिलीप को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही बालाघाट रेलवे स्टेशन से रेलवे सुरक्षा बल के पुलिस कर्मचारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली और बयान दर्ज किए गए। नगर के गोंदिया रोड कृष्णा डेयरी चौक अंजलि ट्रेवल्स के सामने उस समय एक बड़ी भीषण दुर्घटना टल गई, जब अनाज से भरा ट्रक अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर के पास लगे ट्रांसफार्मर से टकराते टकराते बच गया। इस दौरान ट्रक के सामने का एक्सल टूटने से ट्रक के सामने के 4 टायर सहित स्टीयरिंग रोड से घसीटते हुए चली गई। 1 जून को 1:45 पर यह घटना बॉम्बे कार श्रृंगार के सामने खड़ी एक कार को बचाने के चक्कर में हुई। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, किंतु ट्रक के सामने का भाग क्षतिग्रस्त हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून को 1:45 पर करीब 12 चक्का ट्रक रेलवे स्टेशन बालाघाट के रेक पॉइंट गेहूं की बोरी भरकर FCI गर्रा जाने निकला था। गोंदिया रोड हनुमान चौक से अंबेडकर चौक आते समय कृष्णा डेयरी चौक के पास स्थित बॉम्बे कार श्रृंगार के सामने खड़ी एक कार को बचाने के चक्कर में ट्रक चालक से वह अनियंत्रित हो गया और ट्रक के सामने के एक्सल टूटने से ट्रक के सामने के चारों टायर स्टीयरिंग रोड से घसीटते चला गया। यह घटना अंजलि ट्रेवल्स के सामने हुई। इस दौरान यह ट्रक रोड डिवाइडर्स के पास लगे विद्युत ट्रांसफार्मर से टकराते टकराते बच गया। इस ट्रक के ट्रांसफार्मर के संपर्क में आने से एक बड़ी आगजनी की घटना घटित हो सकती थी। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, किंतु ट्रक के सामने का भाग क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ट्रक के मालिक मौके पर पहुंचे और ट्रक को खाली कराने की व्यवस्था की गई। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। बारिश की शुरुआत होते ही हनुमान चौक के व्यापारियों को एक बार फिर जल भराव की चिंता सताने लगी। बीते वर्ष की तरह बारिश, उसके बाद होने वाला जल भराव, दुकान तक पहुंचने वाले ग्राहकों को होने वाली परेशानी, सभी को लेकर व्यापारी बहुत अधिक चिंतित है। व्यापारियों ने बताया कि नगर पालिका परिषद के द्वारा हनुमान चौक की परेशानी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीते वर्ष जब उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, इस दौरान जिला प्रशासन के आला अधिकारी से लेकर नगर पालिका के अधिकारी हनुमान चौक पहुंचे थे और सभी ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द हनुमान चौक में हो रही परेशानी को दूर किया जाएगा। लेकिन 1 वर्ष बीत गया। मौसम विभाग ने मानसून आने की घोषणा कर दी। कई जिलों में मानसून पूर्व बारिश हो गई है। ऐसे में जिस दिन बालाघाट में पहली बारिश होगी, उसी दिन हनुमान चौक में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी। यह बात तो सोचकर ही व्यापारी परेशान हो रहे हैं। कंडीशन इनकी इंजीनियरिंग के वजह से कि क्या है, मगर अपन देखते हैं कि जैसी बरसात आती है और पानी आता है तो अंदर का जो गंदा पानी दुकान के सामने आ जाता है, जिससे हमको कम से कम घंटे 2 घंटे साफ करने को लगते हैं और गिराई के अंदर भी घुस सकता है। कई बार तो गिराई गिर जाता है कीचड़ के चक्कर लगते। तो क्या खराब इंजीनियरिंग के चलते समस्या बनी? ये अपन नहीं कह सकती, ये इनका मेथड है कि क्या करवा रहे हैं, मगर अपना काम है कि इतना गंदा हनुमान चौक में होना नहीं चाहिए। जैसे अगर नाला अगर सही रहता तो क्या पानी अगर नाला गहरा और होता तो पानी निकल जाता। तो इंजीनियरिंग की वजह से ही मतलब ये ऐसा कुछ है, क्योंकि रोड और इसके लेवल में बहुत अंतर है। नाली और रोड के लेवल में फर्क है, इस वजह से नाली से बाहर आता है। देखो ये ऐसा है कि यहाँ तो हमने नाव तक चला लिया,
फिर भी बेशर्मों को शर्म नहीं आई। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी। नगर पालिका इतनी बड़ी मुख बन में बैठी है कि उनको एक गेट बनाना बहुत ज़रूरी हो गया, नाला बनाना इतना ज़रूरी नहीं हुआ। आज चाहे तो उस तरफ नाले की परमिशन क्यों नहीं दे पा रहे। स्टे लगा के लोग बैठे, 40 लोग के लिए 4 लोगों ने स्टे लगा के बैठे हैं। अगर प्रशासन कुछ चाहे तो स्टे को खारिज करके खुद अपना नाला बना के और हमारे लिए हमारी तकलीफ दूर ला सकती है। स्टे लगाने का कारण क्या है? 3 लोगों से दब के बैठी है प्रशासन हमारी। अच्छा, और ये मंदिर के नीचे से नाला बना के यू शेप में नाला बनाया जा रहा है। क्या पूरा पानी क्या हम ही लोग के लिए रखा जा रहा है? क्या कोई ज़रूरी नहीं है ना। पहले नाला ज़रूरी है, ना कि प्रवेश द्वार ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए कौन से वार्ड में आता है ये? वार्ड नंबर 29। तो यहाँ की पार्षद को कभी अवगत नहीं कराया क्या आपने? पार्षद क्या, यहाँ तो नगर पालिका अध्यक्ष तक, कलेक्टर, CMO, SDM सब देख के चले गए, पर करना कथनी और करनी में बहुत। ये गेट का नगर पालिका बना दिया था। नगर पालिका तो गलत है ना। नगर पालिका को पहले पैसा तो नालियों में उसमें खर्चा करना चाहिए। गेट बनाने में क्या फ़ायदा? गेट बनाने से कोई नाली का ये अपना जो पानी की समस्या तो और नहीं हो जाने वाली। हिमान चौक में जो पानी बढ़ता है 4 साल से, जो उसकी समस्या है, कई बार हर गवर्नमेंट ऑफिसों में, गवर्नमेंट के कलेक्टर में, सब जगह अपन ने विज्ञापन दे चुके हैं, बहुत उसका आंदोलन भी कर चुके हैं, नाव भी चला चुके हैं। उसके बाद ये भी तो कोई उसका समाधान नहीं हो रहा है। तो ये नालियों में पैसा खर्चा करना चाहिए गवर्नमेंट को, ज़्यादातर नगर पालिका को। नाली की गलत ये क्या इसमें खर्च कर रहे हैं? ये जो छोटे मतलब ये गेट वेट में खर्चा कर रहे हैं। गेट बनाने से और बल्कि रोड कम चौड़ा हो जाएगा, बल्कि और ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा उसको। आज जितना जो रोड है उससे कम ही चौड़ा हो जाएगा ना गेट बनने से। रोड और ट्रैफिक की समस्या हो जाएगी। वहाँ बसें खड़ी रहती है, जब पैसेंजर गोंदिया से बस आती है वही खड़ी रहती है, तो वो तो पूरा रोड जाम हो जाता है उसके कारण। अब गेट बनने से तो और प्रॉब्लम हो जाएगा, खतरा हो जाएगा रोड उतना उतना। लेकिन आप लोग की समस्या का क्यों निदान नहीं करें जब वहाँ परमिशन दे रही है? तो क्या करें, हम तो सोच रहे हैं इस बार नगर पालिका चुनाव होगा, उसका बहिष्कार करेंगे हम लोग। अच्छा, कितने व्यापारी प्रभावित होते हैं इसमें? हाँ, तो पूरे हनुमान चौक का 50-60 दुकानें हैं। ये बहुत पूरे बालाघाट के डिस्ट्रिक्ट का मेन सेंटर हनुमान चौक। यहाँ पानी भरता तो पब्लिक को भी आने जाने में तकलीफ है ना पूरे शहर की। मेन हनुमान चौक तो मेन नाक है इसकी, समझ लो बालाघाट की। एंट्रेंस यही से होता है, यहाँ पानी भरा रहता है घर में। और नाली ऊंची है, हमारे जो सामने का भाग नीचा है और नाली ऊंची है, तो पानी बाहर निकलता है। तो उसका जो समाधान ऐसा होना चाहिए कि परमानेंट हो। आगे आजू बाजू सामने के नाला, सामने कोई नाला नहीं है अभी, पूरा खोखला पड़ा है। तो साला नाला का डिवाइड हो जाए पानी, तो थोड़ा कम समय से आएगी यहाँ भरेगा। तो सामने तो कोई नाला है ही नहीं, बिल्कुल खाली। तो इस बार बहिष्कार ही करेंगे? तो हम तो सोचेंगे नगर पालिका का चुनाव का बहिष्कार करेंगे जब तक यह समाधान नहीं करनी होगा। तो इसके लिए तो हम लोगों ने एक CM हेल्पलाइन तक कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन आज तक उस कंप्लेंट का कोई निराकरण हुआ नहीं है। यहाँ तक कि नगर पालिका के इंजीनियर और सब बड़े बड़े लोग आकर देख चुके हैं और कलेक्टर साहब तक आके देख चुके हैं। कलेक्टर साहब का भी कहना ये था कि इस समस्या का तुम्हारी निराकरण हमारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि हम लोग बता रहे हैं कि उसको ऐसा ऐसा कीजिए, उसके बाद भी उस समस्या को सुलझाया नहीं जा रहा है। और उस समस्या का निराकरण कई सालों से आज तक नहीं कर पाए। नाली बनाने के बाद भी उस समस्या वैसी की वैसी पड़ी हुई है। लेकिन अभी जैसे वो निर्माण कार्य चल रहा है बराबर, उसको क्या कहेंगे आप? यह निर्माण कार्य तो होना ही नहीं था। बीच में जो पिलर लगाया जा रहा है उसके कारण तो ट्रैफिक के लिए परेशानी होना ही होना है। और वैसे भी ट्रैफिक जाम होता ही है, वहाँ पे बसें खड़ी हो जाती है आके। और बस भी ऐसी जगह में खड़ी हो रही है कि जहाँ पे आने जाने की जगह ही बहुत कम है, और वहाँ पे बसें खड़ी हो जाती है और पिलर लगा रहे तो और ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने की परेशानी है। क्या नाम सर आपका? बहन को मारपीट करने पर जीजा को समझाने आया एक युवक को उसके जीजा ने कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया। यह घटना बीती रात भरवेली में पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद के चलते हुई। आरोपी जीजा के कुल्हाड़ी के वार से घायल परदेशी नगपुरे 30 वर्ष ग्राम धपेरा मोगांव को थाना लालबरा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परदेशी नगपुरे, जिसकी बड़ी बहन ललिता मोहारे ग्राम भरवेली में अपने परिवार के साथ रहती है, बताया गया है कि ललिता को उसका पति राजकुमार मोहारे मारपीट कर परेशान करता है। 31 मई की रात्रि 10 बजे करीब जब परदेशी नगपुरे अपने घर में था, तभी भरवेली में परदेशी नगपुरे की बहन ललिता को उसके पति राजकुमार मोहारे ने मारपीट कर दिया। मंगलवार की रात्रि 11 बजे करीब परदेशी नगपुरे अपने जीजा राजकुमार मोहारे को समझा रहा था कि वह बहन ललिता को क्यों परेशान करता है। इसी को लेकर दोनों साले जीजे के बीच कहासुनी हो गई। तभी राजकुमार मोहारे आवेश में आकर घर से कुल्हाड़ी लेकर निकला और अपने साले परदेशी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। कुल्हाड़ी का वार परदेशी के सर पर लगा, जिससे वो घायल हो गया। घटना के दौरान राजकुमार मोहारे के चाचा ज्ञानीराम मोहारे के अलावा अन्य लोग भी थे, जिन्होंने बीच बचाव किया। घायल परदेशी को उसके छोटे भाई राजकुमार नगपुरे ने मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही निर्वाचन वाले नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके तहत वाराणसी में 6 जुलाई को
बालाघाट, कटंगी, लांजी में 13 जुलाई को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 1 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को नगरीय चुनाव के कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ ही आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि नगरीय निकाय के निर्वाचन के लिए 11 जून 2022 को अधिसूचना जारी की जाएगी और इसी के साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा करने का सिलसिला शुरू होगा, जो 18 जून तक चलेगा। प्रत्याशियों के द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को की जाएगी। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 22 जून को अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 22 जून को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। पहले चरण के लिए 11 जिलों में मतदान 6 जुलाई को और दूसरे चरण में 38 जिलों के लिए 13 जुलाई को मतदान होगा। पहले चरण के नगरीय निकाय की मतगणना 17 जुलाई को और दूसरे चरण की मतगणना 18 जुलाई को होगी। वाराणसी में 6 जुलाई को एवं बालाघाट, कटंगी एवं लांजी में 13 जुलाई को मतदान होगा। नगरीय निकाय के निर्वाचन ईवीएम मशीन से कराए जाएंगे। जिले के नगर पालिका परिषद वाराणसी में प्रथम चरण में 6 जुलाई को मतदान कराया जाएगा, तो वहीं नगरीय क्षेत्र वाराणसी में 15 पार्षदों के निर्वाचन के लिए 32 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद बालाघाट, नगर पंचायत कटंगी एवं लांजी में द्वितीय चरण में 13 जुलाई 2022 को मतदान कराया जाएगा। नगर पालिका बालाघाट के 33 पार्षदों के निर्वाचन के लिए 93 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगर परिषद कटंगी के 15 पार्षदों के निर्वाचन के लिए 20 एवं नगर परिषद लांजी के 15 पार्षदों के निर्वाचन के लिए 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण 4 जून से प्रारंभ किया जाएगा। इसी कड़ी में 1 जून को अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव गोविंद मरकाम की उपस्थिति में मास्टर ट्रेनर्स को ई दक्ष केंद्र बालाघाट में दोपहर 12 बजे से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त यह मास्टर ट्रेनर्स 4 जून से मतदान दलों को विकासखंड मुख्यालय पर प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण प्राप्त यह मास्टर ट्रेनर्स 4 जून से मतदान दलों को विकासखंड मुख्यालय पर प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि 1 जून को मास्टर ट्रेनर्स को ई दक्ष केंद्र में प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर्स को बताया गया कि उन्हें मतदान दलों को प्रशिक्षण में क्या क्या जानकारियां देना है। मास्टर ट्रेनर्स को बताया गया कि मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान मतदान दलों की जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य करें। पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का प्रथम चरण का प्रशिक्षण 4 से 8 जून 2022 तक प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक विकासखंड मुख्यालय में बनाए गए प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाएगा। इसी प्रकार मतदान अधिकारी क्रमांक 2, 3 और 4 को प्रथम चरण का प्रशिक्षण 10 जून से 14 जून 2022 तक प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1-1:30 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक दिया जाएगा। 15 जून को विकासखंड मुख्यालय में जोनल ऑफिसर को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा।